नमस्कार संस्कृत के प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स पर। मैं पंकज तिवारी। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं MIQ, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसका आपको बेसब्री से इंतजार रहता है। तो जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कर देना है। भारत का एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म मैग्नेट ब्रेन्स है जो आपको 100% फ्री एजुकेशन देता है। 100% फ्री एजुकेशन के साथ साथ मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है दो प्लेटफॉर्म, एक तो मैग्नेट ब्रेन्स इंग्लिश मीडियम और मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। हिंदी मीडियम की बात करूं तो क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, MP बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, इन सभी बोर्डों का पाठ्यक्रम बिल्कुल और बिल्कुल फ्री दिया जाता है, वो भी क्वालिटी कंटेंट के साथ। और इंग्लिश मीडियम जहां आप लोग अभी पढ़ रहे हैं, यहां पर KG से लेकर के 12 क्लास तक CBSE बोर्ड के द्वारा नियमित NCERT को फॉलो करते हुए कंप्लीट सिलेबस दिया जाता है, वो भी क्वालिटी कंटेंट के साथ बिल्कुल फ्री। तो फिर देर किस बात की, चैनल को करिएगा सब्सक्राइब और वीडियो को करिएगा लाइक। एक बात और ध्यान रखिएगा कि मैग्नेट ब्रेन्स एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म है जो क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक के हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के नोट्स भी प्रोवाइड कराता है। वो नोट्स जो आपकी परीक्षा में बेहतर से बेहतर और अच्छे से अच्छे नंबर लाने में आपकी मदद करेगा। तो नोट्स की जानकारी लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी, ई नोट्स और ई बुक्स के माध्यम से। कैसे आप तक पहुंचेंगे वो भी जानकारी आपको वहां मिल जाएगी। तो ध्यान रखिएगा, आज की हमारी क्लास रहेगी, हम लोग वहां बढ़ते हैं आगे। कक्षा 12वीं संस्कृत ऐच्छिक कार्यम व साधेयम देहम व पातेयम अष्टमः पाठा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक, आप लोग देखिएगा, पाठ का शीर्षक पहले ही हमें यह निश्चित करता है, या तो कार्य को सिद्ध करो या इस देह का परित्याग करो। ये महाराष्ट्र शिरोमणि शिवाजी की ये प्रतिज्ञा है, कार्यम व साधेयम देहम व पातेयम। उसी पाठ को लेकर के हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और इसमें कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आपकी परीक्षा में आपको नंबर अच्छे से अच्छे नंबर दिला करके जाएगा। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है, ठीक है, जिसमें लिखा हुआ है प्रा उपसर्ग है, युज धातु है और कित प्रत्यय है, अस्य शुद्ध रूपम चिनुत। इसका आपको एक शुद्ध रूप चुनना है। मतलब प्रा उपसर्ग पूर्वक युज धातु से कित प्रत्यय के योग से कौन सा शब्द यहां पर बनता है, आपको यह देखना है। चलिए बात करते हैं यहां पर कि कैसे बनेगा। ये प्रा उपसर्ग है, युज धातु है, युज धातु है और कित प्रत्यय यहां लगा हुआ है। सबसे पहले तो आपको प्रत्यय को देखना है कि इस प्रत्यय में शेष क्या बचता है। जो हमारा बचा हुआ होता है वही हमारा प्रत्यय इसमें जुड़ता है। तो यहां पर का लगा हुआ है तो लसक्व तद्धिति से का की संज्ञा हो जाएगी और ता हमारे पास शेष रह जाएगा। ठीक है, युज धातु दी हुई है तो युज धातु को अभी हम ऐसे ही लिख देते हैं, फिर इसके बाद इसमें जो परिवर्तन होगा उसको मैं बात कर रहा हूं। देखिए, युज धातु में जो जा लगा हुआ है तो यहां पर भी चोहकु सूत्र, चजोहकु घृण्यतो सूत्र भी है, तो दोनों से यहां चा वर्ग के स्थान पर का वर्ग हो जाएगा। चा वर्ग के स्थान पर का वर्ग होगा तो यहां पर सबसे पहले चरत्व होकर के चा में परिवर्तन हो जाएगा, और चरत्व होकर के चा में परिवर्तन मतलब तीसरे वर्ण से पहले वर्ण में परिवर्तन। क्यों? जैसे चा छा जा ये लिखा हुआ है तो चा वर्ग से अपने ही वर्ग के प्रथम अक्षर में परिवर्तन होना चरत्व कहलाता है। ठीक है, फिर चा से चोहकु से चा वर्ग के स्थान पर का वर्ग होगा तो यहां पर आपका चा के स्थान पर का हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि ध्यान से देखिएगा तो आपको यह समझ में आ जाएगा। ये हमने यहां पर क्या कर दिया है, का कर दिया है। देखिए, चा छा जा झा या ये आपका चा वर्ग है, और यहां पर मैंने लिख दिया है का ख ग घ अंगा, ये आपका का वर्ग है। अब यहां पर पहले चा था, वो जा था, तो जा को पहले परिवर्तन किया उसी के वर्ग के प्रथम अक्षर में चरत्व करके, फिर यहां पर चोहकु चा वर्ग अपने वर्ग चा वर्ग के स्थान पर का वर्ग करेगा, तो चा जिस स्थान पर होगा उसी वर्ग का वर्ण यहां आएगा। अगर यहां पर मैं चा चोहकु लगा देता तो फिर गा हो जाता, इसीलिए पहले उसका चरत्व किया तो चा को लाए और चा के बाद फिर चोहकु सूत्र लग करके यहां का हो गया। अब आप इसको जब वर्ण सम्मेलन कृत्य करेंगे तो प्रयुक्त का आधा रहेगा और ता जुड़ गया तो प्रयुक्त। अब यहां पर आप देखें कोई ऐसा पद लिखा हुआ है, जल्दी से आप टिक करके मुझे दे सकते हैं कमेंट सेक्शन में। ठीक है, यहां पर तो विसर्ग लगा है, आप सर यहां पर विसर्ग क्यों नहीं लगाए हैं, तो मैं आपको बता दूं, ये अब यहां पर प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप बन गया है। इसके पहले ये मूल शब्द था, अब यहां ये प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप हो गया है प्रयुक्तः, और स्त्रीवाची में आ जाएगा तो ये हो जाएगा प्रयुक्ता।
ठीक है, और नपुंसकवाची में जाएगा तो बन जाएगा प्रयुक्तम। ठीक है, ये तीनों लिंगों में बनेगा, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। समझ में आ गया है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आपको आंसर शायद मिल गया होगा, आंसर बताने की जरूरत है क्या, और आंसर को आपको बस मैच कर लेना है। एक बार जल्दी से आप मैच करेंगे कि आपका आंसर यहां पर कौन सा बनेगा। ठीक है, चलिए आगे हम दूसरे प्रश्न पर चलेंगे। प्रश्न क्रमांक रहेगा दूसरा। दूसरे नंबर का प्रश्न जो हमारा दिया हुआ है, उत्प्लुत्य, उत्प्लुत्य इति पदे कः प्रत्ययः अस्ति, मतलब उत्प्लुत्य पद में यहां कौन सा प्रत्यय है, प्रत्यय ढूंढना है। जब आपका कभी भी प्रश्न आए ऐसा कि प्रत्यय कौन सा है, तो प्रत्यय पीछे देखा जाता है। यहां पर देखिएगा ये लिखा हुआ है या लिखा हुआ है, तो अब इसमें देखिएगा कोई ऐसा है क्या जिसमें या है, इसमें लास्ट में या तो है नहीं, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है और इसमें भी नहीं है, तो समस्या की घड़ी हो जाएगी ना हमारे पास। अब हम यहां पर सोचेंगे कि कौन सा प्रत्यय होगा, तो सबसे पहले यह देखना है कि इस प्रत्यय में कौन कौन सा शेष बचता है। सानच में हमारा देखिए सा और चा की संज्ञा होकर के आन शेष बचता है, मतलब इसमें हमारा ना है लास्ट में, मतलब ये प्रत्यय हमारा नहीं होगा। तल प्रत्यय में ता शेष बचता है, तो यहां पर तो या है, तो ये भी प्रत्यय नहीं होगा। सत्री प्रत्यय में शकार और रिकार की संज्ञा होकर के अत शेष बचता है, मतलब यहां पर भी ता शेष बच रहा है, तो ये भी प्रत्यय हमारा नहीं होगा। ल्यप में लकार और पकार की संज्ञा हो जाएगी और यह शेष बचेगा, मतलब ये हमारा प्रत्यय हो सकता है। हो सकता है कि नहीं, तो कौन कौन इस बात को मानता है वही जल्दी से जल्दी आप हमें आंसर में दे दें। ठीक है, किस किस ने घा नंबर लगाया है, मतलब ए बी सी डी के रूप में भी आप आंसर दे सकते हैं। ल्यप प्रत्यय, अब यह है कि अब इसमें कैसे आपने जोड़ दिया है, तो यहां पर उत उपसर्ग है, ठीक है, उत उपसर्ग हो गया है और प्लुत आपकी धातु हो गई है प्लुत, और यहां पर ल्यप प्रत्यय लग जाएगा। ठीक है, यहां पर देखिए पकार और लकार की संज्ञा और या बच गया है, और यहां पर प्लुत आपका जुड़ जाएगा। क्या जुड़ जाएगा, प्लुत, और यहां पर आपका उत हो जाएगा। बस वर्ण सम्मेलन कृत्य कर दीजिए, मिला दीजिए, उत उत्प्लुत्य, उत्प्लुत्य, ये आपका यहां पर बन जाएगा, उत्प्लुत्य बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। चलिए यहां पर भी आप लोग इस बात को ध्यान से देखिएगा कि कोई प्रत्यय अगर जोड़ना है तो हमें कैसे जोड़ना है। ये आपका आंसर यहां पर हो जाएगा ल्यप प्रत्यय। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक दूसरे के बाद तीसरे नंबर पर। तीसरे नंबर का प्रत्यय हमारा कहता है अस्ताचल गमने। अस्ताचल गमन काले भाष्यकरस्य भास्करस्य वर्ण कीदृशः भवति। अस्ताचल गमन काले, अस्ताचल का मतलब अस्त होने के समय, ठीक, अस्ताचल जाते हुए या अस्ताचल जाते समय में, अस्ताचल जाते समय में भास्करस्य सूर्य का, ठीक है ना, सूर्य का क्या वर्ण माने रंग, कीदृशः किस प्रकार, भवति माने होता है, किस प्रकार होता है। ठीक है, तो यहां पर देखें पूरे पद में सप्तमी विभक्ति का एक वचन है, यहां पर षष्ठी विभक्ति का एक वचन है, यहां प्रथमा का एक वचन है, और भवति भवता भवंती लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप यहां लग जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब यहां देखें, आप लोगों ने देखा होगा जब सूर्य अस्त होता है तब लालिमा छा जाती है सूर्य पर। क्या छा जाती है, लालिमा। लालिमा का मतलब गोधूली वेला, ऐसा लगता है जैसे रक्त वर्ण का सूर्य हो गया हो, लाल रंग का सूर्य हो गया हो। तो यहां पर देखें कृष्ण वर्ण का मतलब होता है काला रंग, ये कौन सा रंग है, काला रंग, और ये दिया हुआ है आपका श्वेत वर्ण मतलब सफेद वर्ण, यहां पर दिया हुआ है सफेद वर्ण। ठीक है, और पीत वर्ण का मतलब होता है पीला रंग, पीला वर्ण, पीला रंग। ठीक है, यहां पर रंग जोड़ते हैं, रंग। फिर इसके ऊपर दिया हुआ है सिंदूर वर्ण, ये हमारा रक्त वर्ण है या लाल रंग भी हम कह सकते हैं, रक्त रंग। ठीक है, समझ में आ गया, खून जैसा, रक्त जैसा, लाल जैसा। तो हमारा आंसर यहां पर क्या हो जाएगा, कौन से वर्ण में हमारे सूर्य होते हैं अस्ताचल जाते समय, सिंदूर वर्ण में। ठीक है, इसके बाद हम लोग प्रश्न पर आगे बढ़ेंगे और प्रश्न क्रमांक 4 पर चलेंगे। प्रश्न क्रमांक 4 हमारा रहेगा स्योवीरस्य। क्या लिखा है, स्योवीरस्य विश्वास पात्रम किम स्थानम प्रयाति इसमें। शिववीरस्य, शिववीरस्य किसके लिए शब्द आया हुआ है, किसकी संज्ञा है, आप कोई बता सकता है। तो मैं आपको बता दूं कि शिववीर जो दिया गया है
वह शिवाजी के लिए दिया गया है। शिववीर किसके लिए है? यहां शिवाजी के लिए दिया गया है। और यहां पर शिवाजी के द्वारा एक उनका विश्वास पात्र व्यक्ति भेजा गया था। क्या भेजा गया था? एक विश्वास पात्र व्यक्ति भेजा गया था, ठीक है, जो गौर वर्ण का था। कौन से? गौर वर्ण का था, जिसे हम गौर सिंह के नाम से जानते हैं, विश्वास पात्र। और कहां भेजा गया था? वो कहां भेजा गया था? प्रताप दुर्ग की तलहटी से कहां भेजा गया था? तोरण दुर्ग के किले के पास भेजा गया था, एक पत्र को लेकर के। प्रताप दुर्ग से वह प्रस्थान किया था और कहां भेजा गया था? तोरण दुर्ग के किले में एक उनको दिया गया था, ठीक है, क्या पत्र दिया गया था, लेटर दिया गया था और वहां पर उनको भेजा गया था। तो यहां पर देखें, शिव दुर्गम, तोरण दुर्गम, रक्त दुर्गम या सिंह दुर्गम, ठीक है। तो आपके द्वारा अगर देखो, आप लोगों ने यदि पाठ को नहीं पढ़ा है तो सबसे पहले अनुवाद भाग 1 और 2 को जरूर पढ़िएगा। आपसे कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि जो ना बने। बस इतना क्या होता है कि जब हम किसी पाठ को पढ़ते हैं तो उससे हमारी पूरी कहानी हमारे दिमाग पर छा जाती है और प्रश्न ना बनते हुए भी हम लोग क्या कर देते हैं? सही कर देते हैं, क्योंकि कहानी दिमाग में हमारे घूमती है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 5 पर चलेंगे। 5 नंबर का प्रश्न है जिसमें लिखा है मेघमाला कथम शोभते। मेघमाला, मेघमाला मेघों की माला, मेघ मतलब बादल, बादलों की माला, अर्थात एक साथ बहुत सारे बादल छा गए तो उसको माला रूपी दे दिया है। जब एक साथ बहुत सारे मोती बिध जाते हैं तो वो माला का रूप धारण करते हैं। तो मेघों की माला कथम माने कैसे, शोभते माने शोभायमान हो रही है। कैसे लग रही है? मानो ऐसा लग रहा है कि जैसे जल श्रेणी, जल की श्रेणी बंधी हुई हो, या पुष्प श्रेणी, या पर्वत श्रेणी, या हरित श्रेणी। जल्दी से बताएं, पर्वतों की श्रेणी कैसी हो, उसकी मेघों की श्रेणी कैसी लग रही है? जैसे पर्वत के समान वहां से घूमते हुए चले आ रहे हो। बड़े बड़े बादल छाए हुए हैं, घनघोर काली घटाएं छाई हुई हैं और घोड़े पर गौर सिंह बैठे हुए चले जा रहे हैं। पूरी कहानी को आप लोगों ने पढ़ा होगा कि चिकने चिकने पत्थर पड़े हुए, पाषाण खंडे। पाषाण खंड का मतलब होता है पत्थर के टुकड़ों पर उसके खुर, पैर, घोड़े के पैर फिसल रहे। फिर भी वह भी क्या कह रहे हैं? गौर सिंह क्या कह रहे हैं? कार्यम व साधेयम देहम व पातेयम, या तो कार्य को सिद्ध करूंगा या इस देह का परित्याग कर दूंगा। और शिववीर मतलब शिवाजी को भी विश्वास था, किस पर? अपने गौर सिंह पर, कि वह कार्य को सिद्ध करके ही लौटेगा। यहां पर देखिए प्रश्न क्रमांक हमारा 6वां है जिसमें संस्कृतेन उत्तरम लिखा। संस्कृत में आपको उत्तर लिखना है। कैसे लिखेंगे? देखिए, सायं समये भगवान भास्कर कुत्र जिगमिषु भवति। शाम के समय भगवान भास्कर कहां पर जिगमिषु माने जाते हुए दिखाई देते हैं। कहां पर जाते हैं? अस्ताचल की ओर जाते हैं। और कहां जाते हैं? ठीक है ना, अस्तम, अस्तम कहां जाते हैं? अस्ताचल की ओर जाते हैं। सायं समय भगवान भास्कर अस्तम जिगमिषु भवति, ठीक है ना, कहां जाते हैं? अस्त होने के लिए जाते हैं। आपको देखिए, जब भी पूर्ण वाक्य लिखना हो तो आप ये देखें कि जहां पर क्वेश्चन वाचक सर्वनाम लगा हुआ है, प्रश्नवाचक सर्वनाम, उसके स्थान पर क्या जोड़ा गया है उसको याद कर लो, बाकी तो आपका प्रश्न से मिल ही जाएगा। सायं का सायं, समय का समय, भगवान का भगवान, भास्करा का भास्करा, जिगमिषु का जिगमिषु और भवती का भवती। बिल्कुल ज्यों का त्यों आंसर हो जाता है और आप आंसर पूरे प्रश्न का परफेक्ट नंबर भी प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। यहां पर कुत्र के स्थान पर अस्तम को जोड़ दिया है। समय में सप्तमी का एक वचन लगा हुआ है, भास्करा में प्रथमा, और इसमें भी सप्तमी विभक्ति का बहुवचन रूप लगा हुआ है, भवति भवता भवंती, और ये क्या लगा हुआ है? लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप। नीडेशु के प्रति निर्वर्तन्ते। नीडेशु का मतलब होता है घोंसला, घोंसलों में या घोंसलों की ओर, ठीक है ना। घोंसलों पर कौन? प्रति निर्वर्तन्ते माने लौट रहे हैं। कौन लौट रहे हैं? अपने तो खगाह, पक्षी, खगेशु। कौन लौट रहा है? जल्दी से, कलविंका। यहां पर पक्षियों के लिए पर्यायवाची शब्द दिया है कलविंका, ठीक है ना, जिनको पक्षियों की संज्ञा दी गई है। ठीक, तो यहां पर नीडेशु माने अपनी घर की ओर, अपने घोंसलों की ओर, कलविंकाह प्रति निर्वर्तन्ते अर्थात लौट रहे हैं। सप्तमी विभक्ति का बहुवचन कलविंका में प्रथमा का बहुवचनांत पद लगा हुआ है प्रति निर्वर्तन्ते। प्रति उपसर्ग पूर्वक, यहां पर नि उपसर्ग पूर्वक वृत्त धातु से निर्वर्तन्ते बनाओ। निर्वर्तते, निर्वर्तन्ते, निर्वर्तते, निर्वर्ततः, तेते, निर्वर्तन्ते। तो ये बहुवचनांत पद लगा हुआ। एक पक्षी नहीं लौट रहा है, बहुत सारे पक्षी लौट रहे हैं।
इसीलिए बहुवचनांत पद लगा हुआ है, कर्ता के साथ में क्रिया भी बहुवचनांत होगी। ठीक है, फिर लिखा हुआ है प्रतिक्षण अधिकम अधिकाम श्यामताम कानी कलयंती। क्षण क्षण में अधिक से अधिक श्यामताम घन घोर काली घटाएं, कानी माने कहां पर, कलयंती माने छाती जा रही, छाई जा रही है, आवरण जिसे बोलते हैं ढक करके आच्छादित करती हुई जा रही है क्षण क्षण में। क्यों? क्योंकि शाम का समय है। पहली बात, शाम का समय है तो स्वाभाविक है कि जंगल में अंधेरा तो छाना ही है। शाम का समय होता जा रहा है। गौर सिंह ने घोड़े पर आरूढ़ होकर के और पत्र को लेकर के कहां से प्रताप दुर्ग से तोरण दुर्ग की ओर प्रस्थान करते हैं तो रास्ते में एक जंगल मिलता है। एक तो पहली बात, जंगल में तो वैसे भी काला होता है, अंधकार होता है, घना जंगल हो तो अंधकार होता है, और फिर ऊपर से बोले शाम का समय तो और अंधकार, फिर उस पर क्या मेघमाला, मतलब घनघोर घटाएं आंधी तूफान छा रहे हैं, तो वहां का अंधकार बढ़ता जा रहा है। ऐसे अंधकार में ना तो मार्ग दिखाई दे रहा है, ना समतल कोई रास्ता दिखाई दे रहा है। फिर भी गौर सिंह ने प्रतिज्ञा कर ली है कि कार्यम व साधेयम देहम व पातेयम। ठीक, तो यहां पर भी प्रति क्षण क्षण मपि अधिकम अधिकाम। ठीक, तो यहां पर श्यामता बनानी, कहां पर, कानी, कहां पर अंधकार छाता जा रहा था, बनानी, बनों में, प्रति क्षणम अधिका अधिकाम श्यामताम, तो यहां पर द्वितीय विभक्ति और बनानी में द्वितीय विभक्ति का, बनों को। ठीक है ना, प्रथमा विभक्ति का बहुवचनांत पद कलयति कलयतः कलयंती, तो बहुवचनांत पद यहां पर भी आपका लग जाए, बनम बने बनानी, वनम बने वनानी। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं और इसके बाद अगला प्रश्न दिया हुआ है हमारा, जिसमें लिखा है मेघमाला कथम शोभते। मेघों की माला कैसे शोभायमान हो रही है, जल्दी से बताएं। मेघों की माला कैसे शोभायमान हो रही है? मानो ऐसा लगा है कि पर्वत के समान दीर्घ शुंड मंडिता नाम दिग्गजा नाम दंतावला एवं भयानक काकारा शोभते। मतलब मेघों की माला दीर्घ, बड़ी बड़ी लंबी लंबी, शुंडम मंडिता नाम, सूढ़ों की तरह। शुंडित माने, शुंडन माने सूंड, जैसे हाथियों की, गजों की क्या होती है, सूंड होती है ना, वैसे उठाए हुए भयंकर दीर्घ शुंड मंडिता नाम दिग्गजा नाम, भयंकर बड़े बड़े, दंतावल माने दांतों के समान, एवं माने समान, और भयानकाराः शोभते, भयानक दिखाई दे रहे, शोभायमान हो रहे, पर्वतों के समान, हाथियों के बड़े बड़े दांतों के समान और सूंडों की समान उठे हुए कौन दिख रहे हैं? मेघों की माला दिख रही है। तो मेघमाला में प्रथमा का एक वचन है दीर्घ शुंड मंडिता नाम, तो यहां षष्ठी का बहुवचन, दिग्गजा नाम में भी षष्ठी विभक्ति का बहुवचन पद लगा हुआ है, दंतावला में भी प्रथमा का बहुवचन पद लगा है, ये आपका लगा हुआ है समान के लिए, और भयान का आकारः, तो बहुवचनांत शोभते शोभेते शोभन्ति, तो ये भी हमारी क्या लग गई है? आत्मनेपद की क्रिया लग गई है, एक वचन की क्रिया, लट लकार। इसके बाद आगे बढ़ेंगे और 7 नंबर की एक्सरसाइज दी गई है। देखिए 7वें नंबर के प्रश्न में क्या दिया गया है? पाठ्यांशे प्रयुक्तानि अव्ययानि चित्वा लिखत। पाठ्यांश से मतलब पाठ जो हमारा पाठ पढ़ रहे हैं, कार्यम व साधेयम देहम व पातेयम, इस पाठ के अंश में जो प्रयुक्त किए गए हैं अव्यय, उन अव्ययों को चित्वा माने चुन करके, लिखत माने लिखो। यहां पर क्या करना है? पाठ में से अव्यय को चुनना है और आपको यहां लिखना है। ये कुछ यहां अव्यय आए हुए हैं, इनको आप ध्यान से देखिए। अव्यय और उपसर्ग में मैं आपको अंतर, डिफरेंस बताता हूं कि इनमें अंतर क्या है आपका। ठीक है, एक बात को ध्यान रखना क्योंकि परीक्षा में ये हमारे बहुत बार पूछे जाते हैं। जैसे यहां पर मैंने आपको लिख दिया, जैसे प्रा, परा, उप, शम, अनु, अव, निस, निर, दुस, निस, निर, दुस, दुर, बी, आंग, नी, अधि, अपि, सु, उत, अभि, प्रति, ये हमारे क्या है? ये उपसर्ग है। अब यहां पर आपको दिए गए हैं, इन उपसर्गों का कोई अर्थ नहीं होता है, उपसर्गों का कोई अर्थ नहीं होता है, और सबसे ज्यादा कंफ्यूजन तो यही करेंगे आपको। क्यों? क्योंकि जब हम लोग अव्यय भाव समास को पढ़ते हैं तो वहां उपसर्ग की जगह पर अव्यय भी हो सकता है, क्योंकि अव्यय भाव समास तो कहता है ना कि पूर्व पद प्रधानो अव्यय भावः, पूर्व पद में यदि अव्यय दिया हुआ है तो वह क्या कहलाता है? अव्यय भाव समास होता है। क्योंकि वहां पर कहा भी गया है कि क्या कहा गया है? क्या कहा गया है? उसमें कहा गया है कि
विभक्ति वचन, वहां पर जितने भी हम आ जाएंगे, अव्ययम विभक्ति, समीप, समृद्धि, वृद्ध्यर्था, अभाव, असंप्रति, शब्द प्रादुर्भाव पश्चात, यथा अनुपूर्व पद सादृश्य संपत्ति सा कल्याणत वचनेषु। ये सूत्र है, एक सूत्र के माध्यम से पूरा अव्ययीभाव समास हो जाता है। ठीक है, तो वहां पर भी आपको देखें, जैसे चा दिया हुआ है, चा का मतलब और होता है, अव्ययों का अर्थ होता है, उपसर्गों का अर्थ नहीं होता है। ठीक, सायं का मतलब होता है सायंकाल, संध्या काल की वेला, युग का मतलब होता है की तरह या मानो या समान, अत का मतलब इसके बाद या फिर, अकस्मात का मतलब होता है अचानक से, अचानक से, परितः का मतलब होता है चारों ओर, परतः का मतलब होता है दूसरी ओर। ठीक है, समझ में आ गया। अव्यय आपको अर्थ देकर के जाएगा, लेकिन उपसर्ग आपको अर्थ नहीं देगा। उपसर्ग आपका तब अर्थ देगा आपको जब वह किसी शब्द के साथ में संयुज्य होगा, मतलब मिलेगा। किसी शब्द के साथ में जुड़ करके उपसर्ग पूरा शब्द का अर्थ परिवर्तन कर सकता है। कैसे? जैसे आपका एक शब्द दिया हुआ है हार, इसका मतलब होता है पराजय होना। ठीक है, और यदि आप दूसरा अर्थ निकालेंगे तो आप ये भी कह सकते हैं कि गले का हार, ऐसा भी कह सकते हैं। ठीक है ना, एक अर्थ निकाल लिया आपने इसका पराजय मतलब हार जाना, ठीक है ना, और एक अर्थ हो गया इसका गले का हार। लेकिन इसी में यदि मैंने आपको एक प्रा उपसर्ग लगा दिया तो आप इसका अर्थ क्या निकालोगे? प्रहार। दोनों अर्थ को बदल दिया उसने, हार को भी, गले का हार भी बदल दिया और पराजय को भी बदल दिया। सीधा सीधा इसका अर्थ हो गया है मारना, किसी पर प्रहार करना, हो गया ना। तो उपसर्ग जुड़ने से किसी शब्द का अर्थ परिवर्तन हो सकता है। ठीक है, समझ में आ गया। अब यहां पर आप प्रश्न देख रहे होंगे जिसमें लिखा हुआ है कि शिवराज विजय से रचयिता का अस्ति। शिवराज विजय के रचयिता कौन है? शिवराज विजय के लेखक कौन है? सबसे पहले तो यह बात ध्यान रखिएगा कि शिवराज विजय में चरित्र वर्णन किसका है? वीर शिवाजी का वर्णन है। और शिवराज विजय एक ऐसा ग्रंथ है, आप पढ़ेंगे तो क्या बात है, वाह। ठीक है ना, 12 निःश्वासों में ये हमारा बना हुआ है। ठीक है, तो यहां पर देखें, शिवराज विजय से रचयिता एक हमारे राजस्थान के सिलावटी मोहल्ला में जन्मे, राजस्थान के, ठीक है ना, सिलावटी मोहल्ला है एक राजस्थान में, वहां पर अंबिका दत्त व्यास का जन्म हुआ। किसका जन्म हुआ? अंबिका दत्त व्यास। अंबिका दत्त व्यास की जो मृत्यु हुई वो भी 42 वर्ष की आयु में हुई। 42 वर्ष ही ये जीवित रहे और इन्होंने बहुत अच्छा उपन्यास लिखा। ठीक है ना, कौन सा? जल्दी से बताएं। शिवराज विजयम। ठीक है ना, इन्होंने और भी कविताएं और भी बहुत सारे ग्रंथ लिखे हुए हैं, लेकिन आपको मैं बता दूं कि यह अपने एक 9 वर्ष की कन्या को और अपनी धर्म पत्नी को छोड़ करके क्या हो गए हैं? इस देह का परित्याग करके तत् पंच तत्व में विलीन हो गए हैं। और इनको इनकी मृत्यु के उपरांत इनको क्या दिया गया? भारत रत्न भी दिया गया है मृत्यु के उपरांत। ठीक, और बनारस में दिया गया है। एक बात ध्यान रखना, तो अंबिका दत्त व्यास शिवराज विजय की कौन है? जल्दी से बताइए। गा नंबर इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गा नंबर। शिवराज विजय के लेखक रचयिता कौन है? अंबिका दत्त व्यास। आपको ध्यान रखना है, जो भी आपके, जैसे इसमें अभी आपके एक पार्ट वो भी आया था, सुकनासोपदेशः, वो भी कादंबरी से लिया गया था, तो उसके भी लेखक आपसे पूछेंगे तो बाण भट्ट जी हैं उसके लेखक। ठीक है, इस प्रकार से आगे हम देखेंगे। अगला प्रश्न दिया हुआ है जिसमें लिखा है कार्यान पदस्य, कार्यान पदस्य विच्छेदम चिनुत। कार्यान शब्द दिया हुआ है, इसका विच्छेद करना। विच्छेद का मतलब संधि पदों में इसको तोड़ना है। सबसे पहले तो आप देखें, ये लिखा हुआ है कार्यात। क्या लिखा हुआ है? कार्यात प्लस न, कार्यात प्लस न। तो ये बना कैसे है ये देख लीजिए। ये ता वर्ग है, ता वर्ग देखिएगा ऐसे लिखते हैं, ता वर्ग, ता था, ता था दा धा और न। ठीक है, ता वर्ग का पंचम अक्षर क्या है? न दिया हुआ है, मतलब अनुनासिक संधि में परिवर्तन हो जाएगा। तो ता वर्ग अपने ही वर्ग की पंचम अक्षर में परिवर्तन करेगा तो कार्या न हो जाएगा। और पीछे हमारा नकार दिया हुआ है और इसको हम मिलाएंगे तो ये क्या बनेगा? हमारा कार्यान। क्या बनेगा? कार्यान। ये बन गया है, और जब बन गया है तो इसका विच्छेद हो जाएगा। आपको आंसर भी मिल गया होगा। जल्दी से आप लोग आंसर दीजिएगा। कार्यस्य प्लस न, कार्यात प्लस न, कार्यम प्लस न और कार्यण प्लस न। तो आपका आंसर यहां पर दिया हुआ है खा नंबर का। कौन सा आंसर हो जाएगा? खा नंबर का आपका आंसर हो जाएगा।
ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न हमारा जो दिया हुआ है जिसमें लिखा है पर्वत श्रेणी। क्या लिखा हुआ है? पर्वत श्रेणी पदस्य समास विग्रहम लिखत। पर्वत श्रेणी पदस्य समास विग्रहम लिखत। पर्वत श्रेणी पद का समास विग्रह करना, ठीक है ना। समास विग्रह का मतलब समझते हैं, पदों में विभक्ति का जुड़ जाना। यहां पर दिया हुआ है पर्वताय श्रेणी, पर्वत की श्रेणी, पर्वतई श्रेणी, पर्वतानाम श्रेणी और पर्वताह श्रेणी। तो किसकी श्रेणी है, किसकी कतार लगी हुई है? पर्वतों की कतार। तो षष्ठी विभक्ति आपका होना चाहिए यहां। तो आपको आंसर यहां पर मिल रहा होगा जिसमें लिखा है पर्वतानाम श्रेणी। षष्ठी विभक्ति का बहुवचनांत पद लगा हुआ है, पर्वतानाम श्रेणी ही ज्यों का पद रहेगा और ग नंबर आपका आंसर यहां हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा यहां? पर्वतानाम श्रेणी। तो समास का पर्वत श्रेणी का विग्रह होगा पर्वतानाम श्रेणी। तो अगर समास भी कोई पूछता है तो आप कह सकते हैं इसमें तत्पुरुष समास, और अधिक पूछता है तो आप कह सकते हैं षष्ठी तत्पुरुष समास। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे और अगले प्रश्न पर। और अगला प्रश्न दिया हुआ है प्रश्न क्रमांक 9 नंबर का प्रश्न है। यहां पर आपको देखना है जिसमें लिखा हुआ है अथा अकस्मात परितो मेघमाला खाली स्थान प्रादुर्भूता। रिक्त स्थान भरना है। पदे पदे खाली स्थान वृक्ष शाखा सन्मुखम आघनंती, सन्मुखम आघनंती। तो यहां पर भी रिक्त स्थान कैसे आप भरेंगे, ध्यान से देखिएगा। पर्वत श्रेणी यू, ठीक है ना। तो अकस्मात, अथ अकस्मात बोले जैसे ही अचानक से, परितः माने चारों ओर, मेघमाला माने मेघों की माला, मेघों की माला। पर्वत श्रेणी युव, पर्वत श्रेणी पर्वत की कतारों के समान, प्रादुर्भूत माने दिखाई देने लगे या उत्पन्न होने लगे, ठीक है ना। उन्होंने देखा कि अचानक से पर्वतों की माला, पर्वतों के समान मेघों की माला क्या होने लगी, दिखाई देने लगी। तो फिर डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, ठीक है ना। घोड़े की पैर लड़खड़ाने लगे, चिकने चिकने पत्थर, मार्ग नहीं दिख रहा है, आंधी तूफान झंझावत आ रहा है, ठीक है। फिर इसके आगे पदे पदे दो धूयमाना वृक्ष शाखा सन्मुखम आघनंती, ठीक है ना। पदे पदे का मतलब पग पग पर, पदे पदे का मतलब होता है पग पग पर। पग पग पर क्या बोले, दो धूयमाना, हिलती हुई डुलती हुई क्या हो रही है, वृक्षों की शाखाएं जैसे मार्ग से निकल रहे हैं। तो इधर से वृक्ष लगे हुए हैं, इधर से वृक्ष लगे हुए हैं, और आंधी तूफान में वृक्षों की शाखाएं ऐसे मुख में क्या हो रही हैं, सन्मुखम आघनंती, मुख के सामने आकर के लग जाती हैं। यही तो है क्या, और कार्यम व साधेयम देहम व पातेयम। बोले कुछ भी हो जाए लौटूंगा नहीं, कार्य तो करूंगा अपने शिववीर का। प्रश्न क्रमांक 10 पर चलते हैं जिसमें हमारा दिया हुआ है अधोलिखिता नाम पदानाम अर्थान विलिख्य वाक्येषु प्रयोज्यत। नीचे लिखे हुए पदों, पदानाम माने पदों के, अर्थान माने अर्थ को, विलिख्य लिख करके, वाक्येषु माने वाक्यों में, प्रयोज्यत माने प्रयोग करो। क्या करो, प्रयोग करो। अधोलिखित नीचे लिखी, जैसे भास्कर बनानी वीरा झंझावाता सायम दिया हुआ है। ध्यान से देखिएगा, उन्होंने क्या कह दिया है कि नीचे लिखे हुए शब्दों को आपको वाक्यों में प्रयोग करना। वाक्यों में प्रयोग कैसे करना है वो ध्यान से देखिएगा। वाक्य का प्रयोग का मतलब छोटे छोटे वाक्य बनाइए, कोई आवश्यकता नहीं है कि बहुत बड़ा, ठीक है ना। आप जैसे कहते हैं इसमें लिखा हुआ पूर्व दिशायाम भास्कर उदयति, पूर्व दिशा से भास्कर सूर्य उदय होता है। अब यहां सुभास्करा की जगह आप सूर्य नहीं लिखेंगे, क्योंकि आपको भास्कर ही लिखना पड़ेगा, उस शब्द का प्रयोग करना। हालांकि पर्यायवाची सही है और उसका नंबर भी मिलेगा, लेकिन भास्कर का भास्कर ही आपको करना है। यह तभी तो होगा कि शब्दों का वाक्यों में प्रयोग, क्या होगा, शब्दों का वाक्यों में प्रयोग। तो यहां पर भी आप देखिए, जैसे पूर्व दिशायाम भास्कर उदयति, उदयति लिखा हुआ है ना, तो आपको उसमें क्या कर देना है, भास्कर उदय होता है कहां से, पूर्व दिशा में। इस प्रकार से आपको वाक्य बनाना है। इसमें तीन हमारे जो दिए हुए हैं, 5 शब्द दिए हैं। कितने दिए हैं, 5 शब्द। तो इनको हम देखते हैं। अगला हमारे जैसे दिया हुआ है, सबसे पहले ये ध्यान से देखें, जैसे भास्कर सूर्य, भास्कर को हम क्या कहते हैं, सूर्य कहते हैं। अब यहां पूर्व दिशायाम भास्कर उदयति, पूर्व दिशा में भास्कर उदय होता है। तो सप्तमी विभक्ति का एक वचन, और भास्कर माने सूर्य, उदयति माने उदय होता है। फिर ठीक है, इसके बाद चलेंगे वनानी। वनानी का मतलब अरण्यानी, अरण्यानी का मतलब हिंदी में देखें तो जंगल, वन, ठीक है ना। तो उन्होंने कह दिया है वन, नगरम परितः वनानि सन्ति, नगर के चारों ओर जंगल है,
ठीक, क्यों? नगरम माने नगर और परितः माने चारों ओर, बनानी माने वन, अस्ति स्तः शांति, शांति माने है। ठीक है ना, एक वन नहीं है, पूरे चारों ओर से वन है, इसीलिए यहां बहुवचनांत पद लगा हुआ है। और बनानी में आपका क्या लगा है? बहुवचनांत पद लगा, बनम बने, बनाने। फिर लिखा हुआ है वीरः। वीरः का मतलब वीर्यवान, वीरवान, ताकतवर, हिम्मत वाला। युद्धे वीरः एव जयति। ठीक है ना, युद्ध में वीर पुरुष ही, वीर ही क्या करते हैं? जीत प्राप्त करते हैं, जीतते हैं। जयति माने जीतना। युद्ध को कौन जीतता है? वीर पुरुष ही जीतते हैं। युद्धे में सप्तमी विभक्ति, वीरा में प्रथमा एव मतलब ही, जयति जयतः जयंती। ठीक है ना, जन धातु, जीतने के अर्थ में जय। फिर झंझावाता, वात्या चक्रम तूफान इति हिंदी भाषाया। ध्यान से देखिएगा, इसको हम हिंदी भाषा में क्या कहते हैं? तूफान कहते हैं। वैसे वात्या चक्र होता है, इसको आपने देखा भी होगा कई बार, बवंडर जैसा होता है, इसे गोल गोल घूम घूम करके आता है, इसे वात्या चक्र कहते हैं। और कहते हैं उसके बीच में बवंडर आता है। बवंडर में बहुत सारी हमारा क्या है? हानि भी होती है पृथ्वी में। ठीक, तो यहां पर तूफान आ रहा है, झंझावात आ रहा है, तो सहसा झंझावाता प्रादुर्भवत, ठीक, अभवत। तो सहसा माने अचानक से, झंझावात माने तूफान, प्रादुर्भवत माने क्या होता है? उत्पन्न होता है। फिर इसके बाद देखें सायं माने संध्या समय। सायं का मतलब संध्या समय, और अस्तम गच्छति, अस्त होने के लिए। सायं के समय क्या होता है? अस्तम गच्छति। सायं समये भगवान भास्करः, क्या होते हैं? सायं समये भगवान भास्करः अस्तम गच्छति। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और प्रश्न क्रमांक 11 पर चलेंगे। प्रश्न क्रमांक 11 हमारा क्या कहता है? ध्यान से देखिएगा। अधोलिखितानाम पदानाम संधि विच्छेदम कृत्वा संधि निर्देशम कुरुतो। नीचे लिखे हुए पदों में, नीचे लिखे हुए पदों की संधि विच्छेद करो, पदों को अलग अलग करो और संधि विच्छेद के बाद संधि निर्देश करो। उसको संधि का निर्देश भी करना है। कौन सी संधि? तस्यैव, कोपि, अथकस्मात्, अथकस्मात् और अनुभेदनी, अनुभेदनी। चलिए मैं आपको, ठीक है, देखिए ये हमारी रहेंगी संधियां। अब इनको देखें, जिसमें लिखा हुआ है तस्यैव, सबसे पहले तस्य प्लस एव। क्या लिखा है? तस्य प्लस एव। तो यहां पर कौन सी संधि हो जाएगी ये देखना है। तस्य प्लस एव दिया हुआ है, इसको हम देखेंगे तो इसका आ ले लीजिए, इसका आ ले लीजिए और इसका ए ले लीजिए। आ के बाद ए आने पर ऐ बनता है। क्या बनता है? ऐ बनता है। कौन सी संधि है ये? वृद्धि संधि। कौन सी संधि हो जाएगी? वृद्धि संधि हो जाएगी। और वृद्धिरादैच सूत्र इसमें हमारा लग जाएगा। वृद्धिरादैच सूत्र लगेगा तो इससे पद बनेगा हमारा तस्यैव। क्या हो जाएगा? तस्यैव। मतलब यहां पर आपकी वृद्धि संधि हो जाएगी, वृद्धि संधि। ठीक है। फिर इसके बाद आगे देखेंगे, अगला हमारा पद दिया हुआ है जो, उसको देखिएगा, जिसमें लिखा है कोपी। क्या लिखा है? कोपी। कह प्लस अपि, कह प्लस अपि, कह प्लस अपि दिया हुआ है तो यहां पर भी विसर्ग संधि हो जाएगी और विसर्ग के स्थान पर उ और उ को ओ हो जाता है और पीछे आने वाला हमारा आ अवग्रह के रूप में हो जाता है। ठीक है, यहां पर बनेगा कोपी। तो ये आपकी कौन सी संधि हो जाएगी? इसमें विसर्ग संधि, विसर्ग संधि। फिर इसके बाद लिखा है अथ प्लस अकस्मात, अथ प्लस अकस्मात, अथ प्लस अकस्मात, अकस्मात, अकस्मात। ठीक है, यहां पर आप आ को ले लेंगे और यहां पर आ, ह्रस्वकार और ह्रस्वकार दोनों मिलेंगे तो दीर्घ आकार बनाएंगे। कौन सी संधि में? अकाह शवर्णे दीर्घा, अकाह शवर्णे दीर्घा मतलब दीर्घ संधि। इसमें दीर्घ संधि हो जाएगी। ठीक है, दीर्घ संधि होगी और आपका पद बनेगा अथ, आ जुड़ जाएगा तो बड़ा आ हो जाएगा और यहां से आ निकल चुका है। कस्मात बस पद बने बचा है, कस्मात, ये बनेगा अथाकस्मात। तो यहां आपकी दीर्घ संधि, कौन सी संधि हो जाएगी? दीर्घ संधि यहां हो जाएगी।
फिर इसके बाद दिया हुआ है अनुवेदनी, तो अन उपसर्ग है और उद्वेदनी लिखा हुआ है, अनुद्वेदनी। इसमें कुछ नहीं है, व्यंजन संधि हो जाएगी और दोनों पदों को आपको जोड़ देना है। ठीक है, दोनों पदों को आपको जोड़ देना है और इसमें व्यंजन मतलब हल संधि होगी। कौन सी? अन प्लस उद्वेदनी, वेदनी। ठीक है, बस अब आपको इसको जोड़ देना है, ऊ इसमें लग जाएगा तो अनु हो जाएगा, अनु, और द भेदनी, अनुद्वेदनी। ठीक है, ध्यान रखोगे, इतना आपको ध्यान रखना। ये आपकी इसमें हल संधि हो जाएगी। हल मतलब तो आप समझते हैं व्यंजन संधि। क्या हो जाएगी? व्यंजन संधि। ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद हम लोग, चलिए ये आपको समझ में आ गया है, नीचे लिखे हुए पदों का संधि विच्छेद भी किया और फिर उसके साथ संधि का निर्देश भी हो गया। चलिए आगे देखेंगे, ये दिया हुआ है हमारा प्रश्न क्रमांक 12। ठीक है, 12 नंबर का प्रश्न है जिसमें लिखा है विग्रह वाक्यम विलिख्य और समास नामानी निर्दिशक। ठीक है, विग्रह वाक्यम, इनके विग्रहों को लिखना है। ये सारे समास पद दिए हुए हैं। ठीक है, और इनके समासों के नाम भी लिखना है। सबसे पहला दिया है मेघमाला, पर्वत श्रेणी, विश्वास पात्रम, वरुणादिक, चाटकैर, ठीक, प्रतिक्षणम, श्यामताम, दोधूयमाना, अंधतमसम, महांधतमसम, और कमनीय कपोलपाली, स्वेद बिंदु वृजेन, झंझावातोदधूतैः, द्विगुण्यम, और कच कपालैः, कच कपालैः। ठीक है, चलिए ये दिए हुए हैं। यहां पर देखें मेघमाला, मेघमाला का मतलब मेघा नाम माला, मेघों की माला, तो तत्पुरुष समास। कौन सा समास हो जाएगा? तत्पुरुष समास। और जैसे पर्वत श्रेणी, क्या दिया है? पर्वत श्रेणी, पर्वता नाम श्रेणी, पर्वता नाम श्रेणी मतलब पर्वत श्रेणी, तत्पुरुष। विश्वास पात्रम, विश्वासस्य पात्रम, विश्वास के पात्र या विश्वास का पात्र, तो यहां पर भी तत्पुरुष समास। वरुणा दिक, वरुणस्य दिक, ठीक है ना, वरुण की दिशा, तत्पुरुष समास। चाटकैरः, चटकस्य अपत्यम चाटकैः, तत्पुरुष समास। ठीक है, फिर इसके बाद दिया हुआ है हमारा प्रतिक्षणम, क्षणम क्षणम प्रतिक्षणम, तत्पुरुषम। ठीक है, और यहां पर श्यामताम, श्यामस्य भावः, श्याम प्लस तल प्रत्यय से श्यामता बनेगा, कर्म धारव समास, श्यामतस्य। फिर दिया हुआ दोधूयमानः, तो पुनः पुनः अत्यधिकम कंपमानः, कंपमानः अत्यधिकम कंपमानः, विशेषण और विशेष की बहुलता पाई जाए तो कर्मधारय समास को हम लोग लगा देते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद अंधतमशम, अंधतमशम, अंधम च तत्तमम च, तो कर्मधारय समास। और इसके बाद महांतमशम, तो महच्च तत्, अंधतमशम च, कर्मधारय। दोनों में क्यों? यहां पर अंधेरे की विशेषता को बताया जा रहा है, मतलब विशेषण और विशेष की बात की जा रही, कर्मधारय समास। कमनीय कपोलपाली, कमनीय कपोलपाली यस सह बहुब्रीहि, ठीक है ना, और स्वेद बिंदु वृजेन, स्वेद बिंदु नाम वृजेन, तेन कर्मधारय समास, सफेद बिंदुओं से के समान। झंझावातोदधूतैः, झंझावातेन उदधूतैः, तत्पुरुष समास। और द्विगुण्यम में यहाँ द्विगु समास, द्विगुणस्य भावः, द्विगु समास। कच कपालैः, कचा नाम कपालः तैः, तत्पुरुष समासः। ठीक है, तो इनका आपको विग्रह भी ध्यान रखना है। जिस विभक्ति, देखो मैंने आपको बताया था जब हम विभक्तियों का, जैसे यहाँ लिखा हुआ है स्योद बिंदु नाम, इसमें षष्ठी का बहुवचन लिखा है, तो ये हमारी विभक्तियां, विभक्तियों का लोप हो जाता है तो समास समस्त पद बन जाता है, और विभक्ति लग जाती है तो विग्रह पद बन जाता है, और ये हमारे समास के नाम हो जाएंगे। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 13, 13 नंबर के प्रश्न पर चलेंगे, जिसमें लिखा है अधोलिखिता नाम पदानाम। अधोलिखिता नाम पदानाम मतलब नीचे लिखे हुए पदों में प्रकृति प्रत्यय विभागम प्रदर्शयत। ठीक है ना, प्रकृति और प्रत्यय को आपको अलग अलग करके क्या करना है? प्रदर्शित करना है। जैसे प्रयुक्ता, उत्प्लुत्य और उत्पात्य कातः, उत्पात्य कातः। चलिए यहां पर देखिए ये लिखे हुए हैं प्रयुक्ता, तो प्रा उपसर्ग है, युज धातु है, कित प्रत्यय से पुल्लिंग शब्द का प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप बना हुआ है प्रयुक्ता। बन गया है कि नहीं? प्रयुक्ता। अगर आपको समझ में आया हो तो सबसे पहले मैंने इसको प्रश्न को समझाया था।
ठीक है, ध्यान से देखिएगा। और उत्प्लुत में उत उपसर्ग है, प्लू आपकी धातु हो गई, ल्यप प्रत्यय से यहां पर आपका अव्यय पद रो करके यहां उत्प्लुत बन जाएगा। उत्पत्ति काता उत्पत्ति का प्लस तसिल प्रत्यय से तस बचेगा शेष, और तस जुड़ करके उत्पात का सा का विसर्ग बन जाएगा, अव्यय पद ये भी आपका हो जाएगा। यहां पर आप देख रहे होंगे तस शेष बच रहा है, तो सा का आपका क्या हो जाएगा, विसर्ग हो जाएगा, जो लास्ट में यहां विसर्ग दिख रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। उसी के साथ हम लोग प्रश्न क्रमांक 13 के बाद प्रश्न क्रमांक 14 पर, जहां पर दिए हुए हैं कि अधोलिखित पदानि धातु प्रत्यम पुरुषम विभक्तम वचनम पृथक च कुरुत। नीचे लिखे हुए, अधोलिखित माना नीचे लिखे हुए कुछ पद हैं, उन पदों में धातु प्रत्यय और पुरुष विभक्ति वचन इनको अलग अलग करना है। तो कैसे करेंगे देखिए, जिगमिषु स्नातानाम और अवलंबितानाम चाटकैर और नीडेषु कलयन्ति दोधूयमानः आघात कवली कृतम आघ्नन्ति साधेयम पातेयम कमनीयम आदाय प्रयाति उद्धूतैः द्विगुण्यम अनुभेदनी प्रादुर्भूतः पर्यच्छदीत षोडश वर्ष देशीयाः कुंचित कुंचितैः, कुंचित कुंचितैः। ठीक है, अब इसके बाद आप देखिएगा इसकी जो हम प्रकृति और प्रत्यय अलग अलग करेंगे, कैसे करेंगे ध्यान से देखिएगा। जिगमिषु जिसमें लिखा है गम धातु से सन प्रत्यय ऊ होकर के यहाँ पर जिगमिषु बन जाएगा। स्नाता नाम में यहाँ पर देखें स्नाह धातु सोचे के अर्थ में और सोच करने के अर्थ में, स्नान करने के अर्थ में कित प्रत्यय लग करके षष्ठी विभक्ति बहुवचन में स्नाता नाम बन जाएगा। अवलंबिता नाम, अवलंबित नाम, अ उपसर्ग है, लंब धातु से इन प्रत्यय होकर के अवलंबी बनेगा, फिर विभक्ति लग जाएगी तो षष्ठी विभक्ति बहुवचन में बन जाएगा अवलंबी नाम। चाटकैर में चटका प्लस इरच प्रत्यय लग करके चाटकई बनेगा और तृतीय विभक्ति का बहुवचनांत पद हो जाएगा। नीडेशु में नपुंसक लिंग सप्तमी विभक्ति बहुवचन में नीडेशु बन जाएगा। कलयंती भी कल गतौ संख्यांग चा धातु है, इणिच प्रत्यय लग करके लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में बनेगा, कलयति कलयतः कलयंती। ठीक, दोधूयमानः धुई धातु से यंग प्रत्यय होकर के सानच प्रत्यय लग करके यहाँ पर भी प्रथमा विभक्ति का बहुवचनांत पद बन जाएगा, दोधूयमानः, दोधूयमाना दोधूयमानौ दोधूयमानाः। ठीक है, आघात पद दिया हुआ है, आ उपसर्ग लगा हुआ है, हन धातु और कित प्रत्यय लग करके आघात बन जाएगा मारने के अर्थ में। ठीक है, फिर इसके बाद दिया हुआ कबली कृतम, तो कवल यहाँ पर शब्द है और च्यू धातु से यहाँ पर देखिए कृतम कृत प्रत्यय लग करके कबलीकृत बन जाएगा, कबलीकृतम हो जाएगा। आघ्नन्ति में भी आ उपसर्ग है, हन धातु और लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप बन जाएगा, आघ्नति आघ्नतः। ठीक है ना, आघ्नन्ति। ठीक है ना, ध्यान देंगे। फिर जैसे बनता ना हंति हता घ्नन्ति, ऐसे बनता ना वैसे ही बनेगा, आ उपसर्ग बस जुड़ जाएगा, हंति हतः घ्नन्ति, तो यहां पर भी आ उपसर्ग जुड़ गया है लोट लकार में, वो लंग लकार में। पातेयम दी साधेयम में साध धातु संसिद्धौ है, इणिच प्रत्यय लग करके लिंग लकार में उत्तम पुरुष एक वचन में बनेगा साधेयम। ठीक है ना, और फिर यहां पातेयम दिया है तो पत गतौ धातु होकर के इणिच प्रत्यय लग करके लिंग लकार में उत्तम पुरुष एक वचन में ये भी बनेगा आपका। ठीक है, कमनीय दिया हुआ तो कम धातु कांति कांतौ के अर्थ में है, कमनीय कांतौ अनीयर प्रत्यय लग करके कमनीय बन जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद आदाय दिया हुआ है तो आ धातु है, दा धातु देखा वो आ उपसर्ग है, दा धातु देने के अर्थ में है, दा धातु देने के अर्थ में, लेकिन आ जुड़ जाने से लेने के अर्थ में हो जाता है, तो आदाय माने लेकर के, पत्र को लेकर के ल्यप प्रत्यय लग करके आदाय बन जाएगा। प्रयाति दिया हुआ है, प्रा उपसर्ग है, या आपकी और या धातु है, या प्रापणे धातु। ठीक है ना, और यहां पर भी आपका लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में बन जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। थोड़ा सा ये प्रत्यय हमारे जटिल तो है बिल्कुल, नो डाउट, लेकिन इनको हम लोगों को पढ़ना है। फिर उद्धूतई दिया हुआ है, उत उपसर्ग है, धू कंपने कृत प्रत्यय लगा हुआ है। ठीक है ना, कित प्रत्यय, तो यहां पर भी द्विगुण्यम में द्विगुण प्लस सिंह प्रत्यय लग करके द्विगुण्य बन जाएगा, और फिर द्विगुण्यम बन जाएगा नपुंसक लिंग में। अनुभेदनी दिया है तो न उद विद इन गीप प्रत्यय लग करके यहां पर भी अनुभेदनी बन जाएगा, और यहां पर भी देखें न प्लस भेदनी बराबर अनुभेदनी। और प्रादुर्भूत तो प्रादुषः प्रादुष भू लुंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन, वो सॉरी एक वचन में हमारा बनेगा अनुभूत, प्रादुर्भूत। प्रयच्छदित परि उपसर्ग है, आच्छदित यहाँ धातु लग करके छद समवर्णे धातु से लुंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन में बन जाएगा। षोडश वर्ष देशीय, षोडश वर्ष में देशीय यर, देशीयर बन जाएगा और प्रत्यय लग करके बन जाएगा षोडश वर्ष देशीय।
कुंचित कुंचितई ही, कुंच धातु गति कौटिल्यापली भावेशु कित प्रत्यय लग करके यहां पर भी आपका कुंचित कुंचितई ही बन जाएगा तृतीय विभक्ति बहुवचनांत पद में। ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और हमारा प्रश्न रहेगा पंचदश। ठीक है ना, अर्थात 15 नंबर का प्रश्न होगा जिसमें लिखा हुआ है निम्नलिखित शब्दानाम अर्थः का। निम्नलिखित शब्दों के अर्थ क्या है? ठीक है, इन शब्दों के अर्थों को जानेंगे और आगे बढ़ेंगे। जिगमिषु सिंदूर वसना सिंदूर द्रव्य स्नातानाम स्नातानाम अरुणवारिवाहानाम कलविंकाः चाटकैः प्रतिक्षणम निडेषु श्यामताम कलयन्ति दोधूयमानः आघात महान्ध तमशेन कवलीकृतम साधि। चिक्कण, चिक्कण पाषाण खंडेशु, चिकने पत्थरों की बात है। साधेयम पातेयम कमनीय कपोलपाली हयेन स्वेद बिंदु व्रजेन प्रसन्न वदनाम भोजेन आदाय प्रयाति झंझा वातोदधूत रेणु भी द्विगुण्यम अनुभेदिनी प्रपातात प्रपाता प्रपापा परितः प्रादुर्भूता प्रयच्छदीत षोडश वर्ष देशीय कुंचित कुंचितैः कच कपालैः। इन शब्दों के आपको अर्थ भी जान लेना है। ठीक है, अर्थ भी इनको जान लेना है। देखिए, जिगमिषु का मतलब होता है जाने के इच्छुक। सिंदूर द्रव्य स्नाता नाम का मतलब होता है सिंदूर के घोल से स्नान किए हुए। स्नाता नाम का मतलब होता है स्नान करने वालों का, स्नान करने वालों का। अरुणवारी वाहा नाम, अरुणवारी वाहा नाम का मतलब होता है लालिमा युक्त बादलों के। और कलविंकाः का मतलब पक्षी या गौरैया। चाटकैर का मतलब होता है पक्षी शावकों के द्वारा गौरैया का बच्चा। या प्रतिक्षणम का मतलब पल पल। और निडेशु का मतलब होता है घोंसलों में। निडेशु का मतलब घोंसलों में। फिर इसके बाद देखें, श्यामताम का मतलब कालेपन को। कलयंती का मतलब होता है प्राप्त करते हैं। दोधूयमानः का मतलब अत्यधिक हिलने वाले। आघात का मतलब अभिघात या चोट। महांध तमशेन का मतलब अत्यंत अंधकार से। और कवलीकृतम का मतलब ग्रसित होता हुआ। सादी मतलब घुड़सवार, साध्य हो जाना या चढ़ जाना। चिक्कण पाषाण खंडेशु का चिकने पत्थर खंडों पर। और साधेयम का मतलब होता है सिद्ध करूंगा। क्या करूंगा? सिद्ध करूंगा। इसके बाद आगे देखें और लिखा हुआ है पातेयम। पातेयम का मतलब नष्ट कर दूंगा। और कमनीय कपोल पाली मतलब सुंदर गालों वाला। हयेन, हयेन का मतलब होता है घोड़े से। और स्वेद बिंदु व्रजेन का मतलब पसीने की बूंदों से। प्रसन्न वदनाम भोजेन प्रसन्न मुख कमल से। आदाय का मतलब लेकर के। और प्रयाति का मतलब होता है जाता है। झंझा वातोद धूतई का मतलब आंधी से उठी। रेणु भी धूलों से। रेणु भी का मतलब धूलों से। इसके बाद देखेंगे द्विगुण्यम। द्विगुण्यम का मतलब होता है दुगना हो गया। अनुभेदिनी का मतलब समतल। प्रपातात प्रपाता और झरने के बाद झरने। परितः का मतलब चारों ओर। प्रादुर्भूत का मतलब प्रकट हुई। और पर्यच्छदीत का मतलब ढक लिया गया या व्याप्त हो गई। षोडश वर्ष देशी का मतलब लगभग 16 वर्ष का। कुंचित कुंचितई का मतलब घुंघराले। और कच कपालई का मतलब केश समूहों के द्वारा। केश समूहों के द्वारा। चलिए, आज हमारा यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट जो हमारा टॉपिक चल रहा था यहाँ पर बिल्कुल समाप्त होता है। आप लोगों को यदि कहीं पर भी कोई भी समस्या हो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। वीडियो को लाइक करते हुए अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करिएगा। और एक बात ध्यान रख लेना कि भारत का एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म मैग्नेट ब्रेन्स है जो आपको 100% फ्री एजुकेशन देता है। 100% फ्री एजुकेशन के साथ साथ मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है 2 प्लेटफॉर्म। एक तो मैग्नेट ब्रेन्स इंग्लिश मीडियम और मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। हिंदी मीडियम की बात करूं तो क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक के, आप यदि दिल्ली बोर्ड से हैं, बिहार बोर्ड से, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, इन सभी बोर्डों का पाठ्यक्रम बिल्कुल और बिल्कुल फ्री दिया जाता है, वो भी क्वालिटी कंटेंट के साथ। और इंग्लिश मीडियम जहां आप लोग अभी पढ़ रहे हैं यहां पर तो केजी से लेकर के 12th क्लास तक के सीबीएसई बोर्ड के द्वारा नियमित एनसीईआरटी को फॉलो करते हुए कंप्लीट सिलेबस दिया जाता है, वो भी क्वालिटी कंटेंट के साथ, बिल्कुल और बिल्कुल फ्री। तो देर किस बात की, चैनल को करिएगा सब्सक्राइब और वीडियो को करिएगा लाइक। एक बात और ध्यान रखना है कि मैग्नेट ब्रेन्स क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक के हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम
के नोट्स भी प्रोवाइड कराता है। वो नोट्स जो आपकी परीक्षा में बेहतर से बेहतर नंबर लाने में आपकी मदद करेगा। तो उसके लिए आपको जानकारी कहां से मिलेगी? लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर आप नीचे जाएंगे तो ई नोट्स और ई बुक्स ये दो आइकन मिलेंगे, इनसे संपूर्ण जानकारी आपको प्राप्त हो जाएगी। कैसे आप तक पहुंचेंगे वो भी जानकारी आपको वहां से मिल जाएगी। ध्यान रखेंगे, यदि सोशल मीडिया पर आप लोग अन्यत्र जगह भी एक्टिव रहते हैं जैसे फेसबुक, इंस्टा, टेलीग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप ग्रुप आदि पर, तो सर्च करिएगा मैग्नेट ब्रेन्स को और पाए बेहतर से बेहतर वीडियोस। ठीक, फिर मिलेंगे अगली क्लास के साथ, तब तक के लिए बने रहिएगा मैग्नेट ब्रेन्स के साथ। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।